अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको, तमाम सब्सक्राइबर्स को कामयाब करे और हमारे मामलात में आसानियाँ फरमाएँ। अच्छा गाइस, इससे पहले हम आज की बहुत ही हॉरिफिक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे ये सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। मैंने अक्सर आप लोगों के साथ लियाकताबाद के बारे में या फिर नाज़माबाद के बारे में, गुलशन इकबाल के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ शेयर की हैं। आज की ये जो कहानी है, ये कहानी लियाकताबाद से जब आप जहांगीर रोड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो एरिया या चौरंगी मौजूद है, जो कि अब एक नाले या पुल की सूरत में दिखाई दिया करती है और जिसे अब तीन हट्टी के नाम से जाना जाता है, ये वहाँ की कहानी है। ये कहानी लेट 80s की है या आप कह सकते हैं कि 80s की कहानी है और ये हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपने नाना की कहानी हमारे साथ शेयर की है। ये बताती है बेसिकली इनका जो फैमिली बिजनेस है वो मिठाइयों का काम है, यानी ये लोग हलवाई हैं और 80s के दौर में इनके नाना तीन हट्टी के करीब किसी जगह पे एक स्टॉल लगा के मिठाइयाँ वगैरह बेचा करते थे। वैसे आम तौर पे इनके नाना का जो काम था वो सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे स्टार्ट होता और मगरिब होते ही इस काम को बंद कर दिया जाता। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ रहा था तो इनके नाना वहाँ पे 7 बजे तक, 8 बजे तक और कभी कभी 9 बजे तक रुका करते थे। अगर आप उस दौर की बात करें, ख़ास तौर पे सर्दियों की बात करें, तो 8 बजे, 9 बजे ये पूरा एरिया मुकम्मल तौर पे सुनसान वीरान इलाके में तब्दील हो जाया करता था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ थी जो रोड से या इस रास्ते से गुजरा करती थीं और वैसे आम तौर पे लोग इस अंधेरे में या इस चौरंगी की तरफ आने से परहेज़ किया करते थे। एक तो चोरी डकैती का भी मसला था और दूसरी बात ये थी कि लोग आमतौर पे इतनी रात में इस अंधेरे में, क्योंकि यहाँ लाइट मौजूद नहीं थी, कोशिश किया करते थे उनको यहाँ पे ना आना पड़े। खैर, ये जो कहानी है ये सर्दियों की कहानी है और ये बताती है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे नाना किसी ऑर्डर की वजह से वहाँ पे यानी अपनी शॉप पे फंस चुके थे और इनको इस ऑर्डर को कंप्लीट करते करते रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया। खैर, ये जो भी ऑर्डर था वो बंदा आके लेके चला गया और उसके बाद यानी उसके जाने के बाद मेरे नाना ने अपने इस स्टॉल को बंद करना शुरू कर दिया। नाना बताते हैं कि जब मैं अपने इस स्टॉल को बंद कर रहा था तो जाहिर सी बात है मेरा स्टॉल एक कॉर्नर पे या एक ऐसी जगह मौजूद था जहाँ से नदी या नदी वाला रास्ता बासानी देखा जा सकता था। तो मुझे ऐसा लगा कि नदी के पास से कोई चलता हुआ मेरे स्टॉल की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और एक काली चादर से अपने चेहरे को या अपने जिस्म को ढांप रखा है और वो सीधी मेरे स्टॉल की तरफ चलती चली आ रही है। अब पुराना दौर था, सादा लोग थे और इतनी रात में किसी औरत का इस तरह से इस सुनसान जगह पे दिखाई देना ये बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता था। अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे वो औरत मेरे नाना के करीब आती जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजूद या तो बढ़ता चला जा रहा है या एकदम से वो औरत बहुत मोटी सी, बहुत ज़्यादा भद्दी सी दिखाई देना शुरू हो चुकी है। खैर, मेरे नाना का जो फोकस था वो अपने स्टॉल की तरफ था और वो कोशिश कर रहे थे कि जल्द अज जल्द इस स्टॉल को बंद करने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हो सकें। अजीब सा उस औरत का हुलिया था और जैसे जैसे वो मज़ीद करीब आ रही थी, या आप कह सकते हैं कि मेरे नाना के स्टॉल के 5 या 10 फीट के फासले तक जब वो पहुंच चुकी थी तो मेरे नाना ने ऊपर से नीचे तक उस औरत का जायज़ा लेना शुरू किया। अब तक मेरे नाना की जो नज़र थी उसके कदमों पे या नीचे की तरफ नहीं पड़ी थी और मेरे नाना मुंतज़िर थे जैसे कि ये औरत कोई ना कोई डिमांड करेगी या फिर हो सकता है कि कुछ ख़रीदने के लिए इतनी रात में यहाँ पे आई हो। नाना बताते कि मैंने उस औरत के बोलने से पहले जब उस औरत को मुखातिब किया और मैंने पूछा कि बीबी, तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी से बता दो वरना मैं अपने इस स्टॉल को बंद करने वाला हूँ। तो उस औरत ने अपने मुंह को छुपाते हुए या अपने मुंह के आगे चादर करते हुए कुछ अजीब सी, पतली सी, आप कह सकते हैं कि नाक से निकली हुई आवाज़ में कहा कि मुझे फ़ला फ़ला मिठाई चाहिए, अगर तू मुझे दे सकता है तो तेरी मेहरबानी होगी।
अच्छा, ये जो औरत का अंदाज था ये कुछ अजीब सा अंदाज था। आमतौर पे कस्टमर ख़वातीन इस तरह से बात नहीं किया करती। ना ही ये मांगने वाली लग रही थी, ना ही उसने मांगने वाले अंदाज में मेरे नाना से रिक्वेस्ट की थी। बल्कि हाँ, उसकी जो आवाज़ थी बड़ी पतली बारीक सी आवाज़ थी, और वो इस तरह से कह रही थी कि जैसे दे दो और उसके एवज़ में तुम्हें पैसे अदा कर दूंगी। अब नाना को एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि अगर मैंने इसको मिठाई दी और इसने मुझे पैसे नहीं दिए तो हो सकता है ये लेके वापस उस नाले की तरफ बढ़ती चली जाए। लिहाजा अपने तौर पे इस पे मातकद्दुम के तहत मेरे नाना ने उस औरत से पहले पैसों की डिमांड की। अब जैसे ही मेरे नाना ने उस औरत से पहले पैसे मांगे तो वो कहने लगी, पैसों की कोई बात नहीं है, आप मुझे मिठाई दे दें, मैं आपको पैसे दे दूंगी। जैसे ही मेरे नाना ने उसकी तरफ दोबारा से देखा, यानी वो कंफर्म करना चाहते थे कि वाकई में कहीं ऐसी औरत तो नहीं है कि मैं इसको दूं और ये यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, तो नाना बताते हैं कि जब मैंने मिठाई निकाल के उसकी तरफ बढ़ाना शुरू की तो देखते ही देखते यानी उसके और इनके दरमियान तकरीबन 5 या 8 फीट का फासला मौजूद था। लेकिन उस औरत ने अपने हाथ को आगे बढ़ाना शुरू किया। नाना बताते हैं कि जैसे ही उस औरत ने अपने हाथ को आगे की तरफ करना शुरू किया तो वो वहीं पे खड़ी हुई थी, उसके कदम वहीं पे मौजूद थे और उसका हाथ सिर्फ आगे बढ़ता चला आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 3 और फिर 4 या 5 फीट का हो चुका था। इसी दौरानिए में नाना बताते हैं कि जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ भी बढ़ी तो मुझे लगा उस औरत के जो पैर हैं वो कुछ अजीब तरीके से मुड़े हुए पैर हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उस औरत के जो पैर थे वो उल्टे पैर थे। अब नाना क्योंकि साहिब शऊर थे, नमाजी परहेजगार थे, उनको अंदाज़ा हो चुका था कि इनके सामने जो मखलूक मौजूद है इसको आमतौर पे चुड़ैल के नाम से या जिन्नी के नाम से जाना जाता है। खैर, नाना ने अपने आसाब पे न सिर्फ काबू रखा बल्कि उस औरत के हाथ में मिठाई पकड़ाई, और जैसे ही उस औरत के हाथ में मिठाई पकड़ाई तो इनको यकीन था ये पैसे नहीं देने वाली है। खैर, मेरे नाना ने जाहिर सी बातें एक ऐसी मखलूक उनके सामने मौजूद थी कि जिससे अपना दिफा करना या अपने आप को बचाना सबसे पहले लाजिम था। उन्होंने फ़ौरन से आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। अब जैसे ही नाना ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो औरत थी उसने जल्दी से अपने हाथ को न सिर्फ पीछे की तरफ किया बल्कि फ़ौरन से उस तरफ यानी नदी की तरफ उतरती हुई भागती हुई ऐसे गायब हो गई जैसे अब से पहले वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि नाना बताते हैं कि वो जब औरत यहाँ से चली गई तो मैंने जल्दी से अपना जो भी स्टॉल था इसको क्लोज़ किया, बंद किया, और मैं पूरे रास्ते आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ, तिलावत करता हुआ खैरियत से वापस अपने घर आ गया। खैर, उसके बाद से मेरे नाना कोशिश किया करते थे कि लेट नाइट ख़ास तौर पे मगरिब के बाद उस एरिए में उस जगह रुकने से परहेज़ किया करें। कहा जाता है कि उस एरिए में अक्सर एक इस तरह की औरत को देखा जाता था जिसको ज़बान ज़द आम में चुड़ैल, पिछल पैरी या फिर इस तरह के नाम से जाना जाता है। यह स्टोरी हमें आसिफ साहब ने पीर कॉलोनी से शेयर की है। ये बताते हैं कि पिछले तकरीबन 21-22 सालों से ये जो केबल ऑपरेटर्स का काम होता है, या आप कह सकते हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये इस काम को किया करते हैं। और शुरू में जब इन्होंने ये काम करना शुरू किया था तो वैसे ही इनके पास एक सीढ़ी मौजूद होती थी और दूसरे हाथ में इनके पास केबल्स मौजूद हुआ करते थे। इनका काम था कि जहाँ पे भी नया कनेक्शन प्रोवाइड करना है वहाँ पे जाके ये जो वायरिंग वगैरह है इसको कंप्लीट करें, और जहाँ पे भी किसी भी कनेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। तो उन्हीं दिनों एक कंप्लेन रिसीव हुई और एक साहब थे, उनका कहना था कि उनके घर में ये जो केबल सिस्टम है ये सही नहीं चल रहा। अब पहले इन्होंने अपने तौर पे यानी बैकएंड पे चेक किया तो बैकएंड पे चेक करने पे पता चला कि वहाँ पे कोई मसला नहीं है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम थी वो इनके घर से ही थी या फिर इनके वायर के अंदर मौजूद थी। और इनके मुताबिक उस घर में जाके वायर को चेक करना था कि कहीं से कोई डिसकनेक्शन तो नहीं है, और अगर तार ख़राब हो चुका है तो फिर उसको तब्दील करना होगा।
वैसे इनकी कोशिश होती थी कि जितनी भी कंप्लेंट्स हैं इन तमाम कंप्लेंट्स को दिन के औकात में या मगरिब से पहले पहले कंप्लीट कर लें। और ऐसा ही हुआ कि जब ये उन साहब के घर पहुँचे तो ये बताते हैं कि मगरिब होने से तकरीबन आधे घंटे पहले का टाइम था, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था। अब जब मैंने ताला लगा हुआ देखा तो मैंने सोचा कि मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ, वरना फिर ये जो बात है वो कल के ऊपर जाएगी। इसी तरह ये बताते हैं कि मगरिब की अजान हो गई। जब मगरिब की अजान हुई तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया, और जब मैं 20 मिनट के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद वापस आया तो वहाँ पे अब तक ताला लगा हुआ था। मैं चाहता तो इस सीढ़ी को लेके, इस सामान को लेके वापस जा सकता था, लेकिन अगर मैं वापस चला भी जाता तो अगले दिन मुझे दोबारा से इस सीढ़ी को लाद के इस घर में यहाँ पे आना पड़ता। मैंने अपने तौर पे एक फ़ैसला किया। मैंने सोचा कि ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी को इनकी दीवार के साथ लगाता हूँ, और जहाँ पे ऊपर इनका कमरा मौजूद है, यानी जिस कमरे से कनेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, वहाँ से चेक कर लेता हूँ। हो सकता है जो फॉल्ट हो ये बाहर से ही नज़र आ जाए, या हो सकता है कि बाहर से ही तार डैमेज हो। अब मैंने अपने तौर पे ये जो सीढ़ी थी इसको कुछ इस तरह से सेट किया कि ये सीढ़ी इनके फर्स्ट फ्लोर तक जा रही थी। जाहिर सी बात है एक लंबी और बहुत पतली सी सीढ़ी थी, और मेरा जो वज़न था वो भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं अल्लाह का नाम लेके ऊपर चढ़ने लगा। अब जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उस जगह पहुँचा जहाँ पे जॉइंट मौजूद था, या जहाँ पे मुझे फॉल्ट को चेक करना था, तो मुझे दूर से ही लगा जैसे यहाँ से इनका जो तार है वो ब्रेक हुआ हुआ है। अब बात ये थी कि इस तार को चेंज करना था, और मैं ऊपर चढ़ने के बाद तार नीचे छोड़ के आया था। मैं दोबारा से नीचे उतरा, और जब मैं नीचे उतरा और मैंने तार लेके दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू किया, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते मुझे ऐसा लगा कि इनकी जो खिड़की है, यानी जहाँ पे इनका कमरा मौजूद था, उसके साथ जो एक खिड़की थी वहाँ से कुछ अजीब सी रोशनी निकली है, जैसे कि शायद अंदर कोई मौजूद हो, या किसी ने एक लम्हे के लिए लाइट खुलने के बाद बंद कर दी हो। मुश्किल से 1 सेकंड के लिए ये लाइट जली थी और उसके बाद बुझा दी गई थी। अब मुझे लग रहा था जैसे इनकी फैमिली में हो सकता है कोई ख़वातीन या कोई फैमिली मेम्बर अंदर मौजूद है, और शायद ये बाहर से ताला लगा के गए हुए हैं। अब मैंने अपने तौर पे जब दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू किया तो जाहिर सी बात है जहाँ पे मेरी सीढ़ी लगी हुई थी इसके बिल्कुल बराबर में इनकी खिड़की से अंदर देखा जा सकता था। अब मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अंदर की तरफ ना देखूं, क्योंकि जाहिर सी बात है ख़वातीन है, बेपर्दगी होगी, और अल्लाह ना करे किसी ने मुझे देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर चढ़ने लगा वैसे ही मुझे लगा कि दोबारा से लाइट ब्लिंक हुई है। अब मुझे लग रहा था कि अंदर कोई मौजूद नहीं है, शायद ये कोई इलेक्ट्रॉनिकल फेलियर है जिसकी वजह से बार बार लाइट जलती है और ख़ुद से बुझ जाती है। अब ऊपर चढ़ते चढ़ते एक लम्हे के लिए जब मेरी नज़र कमरे के अंदर की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि सामने जहाँ पे कमरा मौजूद है उस कमरे के बिल्कुल दरमियान में एक चारपाई सी पड़ी हुई है, और उस चारपाई के बिल्कुल दरमियान में कोई बैठा हुआ है। अजीब बात यह थी कि अंधेरा हो रहा था और इतनी रोशनी अंदर मौजूद नहीं थी कि जो भी अंदर मौजूद है मैं उसको मुकम्मल तौर पे या वाज़े तौर पे देख सकूं। इसी दौरानिए में जबकि मेरी नज़र अंदर की तरफ पड़ी तो एक लम्हे के लिए यानी कुछ सेकंड्स के लिए दोबारा से लाइट ऑन हुई। अब जैसे ही लाइट ऑन हुई तो लाइट ऑन होने के बाद जब मैंने वहाँ पे देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जिसके बहुत ही लंबे लंबे कर्ली हेयर्स हैं वो उस पलंग के ऊपर कुछ अजीब से फटे पुराने लिबास में बैठी हुई है, और कुछ अजीब तरीके से अपनी गंदी गंदी उंगलियों से ज़मीन के ऊपर कोई निशान बना रही है। बज़ाहिर ऐसा लगा जैसे वो निशान बनाने के साथ साथ अपने मुंह से कोई गाना गुनगुना रही है या कुछ अजीब सी ज़बान में बातें कर रही है। अजीब बात यह थी कि वो मुसलसल नीचे की तरफ यानी जहाँ पे उसकी उंगलियां मौजूद थीं उस तरफ देख रही थी, और इसी दौरानी में जबकि मेरी नज़र उसके ऊपर थी और मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा था, उसने एकदम से मेरी तरफ देखा। अब जैसे ही उस औरत ने एकदम से मेरी तरफ देखा, आप यकीन करें कि उसकी जो आंखों की जगह थी उन जगहों पे सुराख मौजूद थे। उसकी आंखें मौजूद नहीं थीं, ऐसा लग रहा था उसकी आंखों को निकाल के अलग कर दिया गया है। उसके पूरे मुंह पे जगह जगह ज़ख़म मौजूद थे, और ऐसा लग रहा था जैसे हल्का हल्का सा खून उसके ज़ख़्मों से रस्सा जा रहा है। इसी दौरानी में जबकि मैंने उसकी इस खौफनाक शक्ल को या उसकी इस तरह की आंखों को देखा तो एकदम से वो खड़ी हुई, और जैसे ही वो खड़ी हुई और जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों के ऊपर पड़ी
तो मैंने देखा कि उस औरत के जो पैर थे वो उल्टे पैर थे। कुछ अजीब तरीके से वो चलती हुई मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। हालांकि मैं सीढ़ी के ऊपर मौजूद था, लेकिन अल्लाह जानता है मैंने जैसे तैसे फुर्ती के साथ नीचे उतरना बेहतर समझा। जैसे ही मैं नीचे आया और जब मैं नीचे आने के बाद पलट के वापस ऊपर की तरफ देखता हूँ, तो वो जो कमरे की लाइट थी वो ना सिर्फ बंद हो चुकी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में कोई मौजूद ही नहीं था। खैर, अल्लाह अल्लाह करके जब मैंने वो सीढ़ी नीचे रखी और नीचे रखने के बाद जैसे ही मैं वापस जाने लगा, तो इत्तेफाक से जिन साहब का ये घर था, जिनके काम से मैं यहाँ पे आया हुआ था, वो सामने से आते हुए दिखाई दिए। अब जैसे ही ये साहब मज़ीद करीब आए, तो उनके आने के बाद मेरा थोड़ा सा हौसला बहाल हुआ। मैंने जैसे तैसे हाँफते काँपते उनको बताया कि आपके आने से पहले मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जान सकूं कि कहाँ पे मसला मौजूद है, और मेरी मालूमात के मुताबिक ये जहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और इसको यहीं से ही सॉल्व करना होगा। अब वो नीचे मेरे सामने खड़े हुए थे और मैं जैसे तैसे हिम्मत करके वापस सीढ़ी लगाने के बाद ऊपर चढ़ रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि अब की बार जब मैं सीढ़ी पे चढ़ा और सीढ़ी पे चढ़ने के बाद जब मैंने जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, तो जब मेरी नज़र अंदर की तरफ पड़ी तो सामने पलंग वैसे ही मौजूद था, लेकिन उस पलंग के ऊपर ना ही वो औरत मौजूद थी और ना ही लग रहा था जैसे अब से पहले वो यहाँ पे मौजूद रही होगी। उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि किसी भी तौर, किसी भी सूरत इन साहब के घर में किसी भी कंप्लेन पे नहीं जाना है। जब भी इनके घर से कोई कंप्लेन आया करती थी तो मैं कोशिश करता था कि किसी और को दिन के औकात में वहाँ पे रवाना कर दूँ।